ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग बीएससी पार्ट सेकेंड में सेल बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। हम सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल को डिस्कस कर रहे थे। अगला सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज करने का श्रेय कैमिलो गोल्जी को जाता है, जिन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में जो आउल होता है उस आउल की 9 सेल में सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय रखा गया है। कैमिलो गोल्जी इसकी खोज करता है। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे पहले इन्होंने गोल्जी बॉडी को खोजा है। गोल्जी बॉडी को कई नामों से जाना जाता है। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी यानी कि वह सिस्टर्नी होती है तो गोल्जी बॉडी है। सिस्टर्नी के साथ जब वैसिकल्स और ट्यूब्यूल्स हो जाते हैं तो इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसे गोल्जी सोम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया पौधों में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा टर्म। प्लांट्स में हम गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जानेंगे। इसके अलावा इसको ट्रोफोस्पोन्जियम, बेकर की बॉडी और एडियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी काय पॉलीमॉर्फिक होती है यानी बहुरूपी होती है। ये इसकी जो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। बेकर ने इसे सूडान ब्लैक अभिरंजन से अभिरंजित किया था तथा कहा था कि गोल्जी बॉडी कई पदार्थों के स्रावण के लिए यानी सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार है। इस कारण इसे बेकर्स बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी अपवाद स्वरूप रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, सिव ट्यूबोप्लांट्स, चालनी नलिकाएं पादप कोशिकाओं की, कवक, ब्रायोफाइट और टेडोफाइटा में गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। इनमें गोल्जी बॉडी नहीं होगी। हर प्लांट्स में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। इन्हें डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहते हैं और जंतु कोशिकाओं में से गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी की अगर हम संरचना देखें तो गोल्जी बॉडी 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुट्टिकाएं। सिस्टर्नी जो होती है वो एक बिल्कुल फ्लैट इस तरह से एक संरचना होती है। इस तरह की संरचना जो होगी जिसकी 2 फेज होती है, 2 फेज है, सिस और ट्रांस फेज होती है। ये झिल्ली नुमा घुमावदार चपटी संरचना होती है। अगर हम पादप कोशिकाओं की बात करें तो एक पादप कोशिका की गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी जो एपरेटस है उसमें 6 से 8 तक गोल्जी ये जो सिस्टर्नी है वो पाई जा सकती है। इनकी संख्या अलग अलग जंतुओं और पादपों में अलग अलग हो सकती है। कीटों में एक गोल्जी बॉडी में इसकी संख्या लगभग 30 तक होती है। लगभग 30 जो है वो पाई जाती है। नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स जो होती है ये शाखित होती है। इस तरह से छोटी छोटी ब्रांच्ड इसमें पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स में ध्यान रखना है, सिस्टर्नी में ब्रांच्ड नहीं होती, वो अशाखित होती है। लेकिन ट्यूब्यूल्स जो होती है वो क्या होती है, शाखित होती है। और ये सिस्टर्नी के किनारों से आपस में जुड़ी हुई रहती है। सिस्टर्नी जो है उसके किनारों से जुड़ी हुई रहती है। पुट्टिकाएं जो होती है इनका निर्माण नलिकाएं, जब नलिकाओं में जब बडिंग होती है तो बडिंग होने से किसका निर्माण होता है, पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। बडिंग जब होती है, बडिंग जब कलिका, नलिकाओं में जब कलिका या ट्यूब्यूल्स में जब बडिंग्स होती है, बडिंग के निर्माण होने से छोटी थैली जैसी संरचनाएं बनती है जिनको पुट्टिकाएं कहा जाता है। इसके भी कई प्रकार हैं पुट्टिकाओं के। गोल्जी एपरेटस की अगर हम संरचना देखें तो इस तरह से ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर इसका गोल्जी बॉडी के जो सिस्टर्नी है, यहाँ पर ये वेसिकल्स हैं, ये गोल गोल आप यहाँ दिख रहे हैं वेसिकल्स हैं और इस तरह से संरचना जुड़ी रहती है जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग ट्यूब्यूल कहते हैं। जिसको कैसे जुड़ी हुई रहती है
ट्यूब्यूल्स जो है वो सिस्टर्नी से जुड़ी हुई पाई जाती है। जो यहाँ पर वेसिकल्स होती है वो कई प्रकार की वेसिकल्स होती है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की वेसिकल्स पाई जाती है। वेसिकल्स होती है वो जो मुख्य रूप से स्टोरेज का काम करती है, चाहे वो प्रोटीन है या लिपिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं, उनका स्टोरेज करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का निर्माण होता है। तो जो वहाँ पर जो प्रोटीन और लिपिड बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सेल में डायरेक्ट यूज़ के लायक नहीं होता है। उसको मॉडिफिकेशन करने का, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का, उसकी पैकेजिंग करने का काम जो है वो गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। तो जो इन पदार्थों का जो स्टोरेज है वो किसके द्वारा किया जाएगा? पुट्टिकाओं द्वारा, इन वेसिकल्स के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले ट्रांजिशनल वेसिकल्स हैं, संक्रमण पुट्टिकाएं हैं। ये अंतःप्रदवी जालिका में कोई प्रोटीन बनता है, कोई प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इस प्रोटीन का संग्रहण इन ट्रांजिशनल पुट्टिकाओं में किया जाता है। इसके माध्यम से, इन ट्रांजिशनल पुट्टिकाओं के माध्यम से ये सिस्टर्नी में प्रवेश करती है और वहाँ पर इसकी पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है, सॉर्टिंग होती है, और उसके बाद कोशिका से बाहर इस प्रोटीन को रिलीज कर अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। स्रावी पुट्टिकाएं, स्रावी यानी सिक्रेशन करने वाली पुट्टिकाएं, यानी पुट्टिकाएं जो होती है वो गोल्जी उपकरण से अवशोषित होने के बाद स्रावी पुट्टिकाएं बनती है। ये कोशिका द्रव्य में पदार्थों को छोड़ दिया जाता है, यानी प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना वो प्रोटीन यूज लायक नहीं था। उस प्रोटीन को पुट्टिकाओं के माध्यम से वो सिस्टर्नी में जाएगा, सिस्टर्नी के माध्यम से वापस से सिक्रेटरी पुट्टिकाओं में जाता है और उसके बाद इसको कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है, ताकि कोशिका के बाहर ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स और जो कोशिकाएं हैं वो उस प्रोटीन को काम में ले सकें। कैलेथ्रिन लैपित पुट्टिकाएं यानी कैलेथ्रिन कोटेड पुट्टिकाएं, ये पुट्टिकाएं कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्पादों के यातायात में सहायक होती है। गोल्जी का शीर्ष एवं ट्रांस भाग होता है। गोल्जी बॉडी जो होती है उसका अगर उसको देखें, गोल्जी बॉडी को शीर्ष एवं ट्रांस भाग जो होगा वो इस तरह से गोल्जी बॉडी, अगर ये हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम मान लेते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये हम यहाँ मान लेते हैं किसको? गोल्जी बॉडी को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला ये भाग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर बाई जो पार्ट होगा वो पार्ट होता है यहाँ पर सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं इसको, और इसके अपोजिट जो सेल मेम्ब्रेन के जो पास में होगा, जो प्लाज्मा झिल्ली के जो नियर बाई पार्ट होता है गोल्जी बॉडी का, उसको ट्रांसफेस कहते हैं। इसको हम लोग मैच्योर फेज भी कह सकते हैं। ट्रांसफेज को क्यों कहते हैं मैच्योर फेज? क्योंकि यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन को वेसिकल्स द्वारा लिया जाएगा। वेसिकल से उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? सिस्टर्नी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सिस्टर्नी में ट्रांसफ़र करने के बाद इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन होने के बाद इसको सिक्रेशन कर दिया जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कोशिका द्राव्य में, ताकि आगे जो सेल में ऑर्गेनल्स हैं वो इस प्रोटीन को काम में ले सके। डायरेक्ट जो प्रोटीन बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चाहे वो प्रोटीन बने, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट बने, चाहे वो लिपिड बने, उसका वो यूज़ के लायक नहीं होता है। वो गोल्जी बॉडी में जाने के बाद, गोल्जी बॉडी में ही उसका मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन होने के बाद ही उसको कोशिका में काम में लिया जाता है। यहाँ लिखा ER से बनने वाले प्रोटीन जो शीर्ष भाग से गोल्जी बॉडी में प्रवेश करते हैं, जिसकी पैकेजिंग करके ट्रांस भाग से पुट्टिकाओं के रूप में इसको निकाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रोटीन को आवश्यक भाग में भेजा जाता है, यानी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सेल में प्रोटीन को भेज दिया जाता है। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो 3 चीज़ें, सिस्टर्नी और वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी जो होती है वो एक अनब्रांच्ड होती है, उसमें एक द्रव्य भरा रहता है और वहाँ पर पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है पदार्थों का। वेसिकल्स होती है वो ट्यूब्यूल्स से बनती है। ट्यूब्यूल्स में जब बडिंग होती है तो वेसिकल्स बनती है, वो स्टोरेज का काम करती है, और ट्यूब्यूल्स होती है वो ब्रांच्ड होती है और किसके साथ जुड़ी रहती है? वो सिस्टर्नी के साथ जुड़ी हुई रहती है।
गोल्जी बॉडी के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका सीक्रेशन, स्त्रवण। हमने क्या कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनता है वो गोल्जी बॉडी की वासिकल्स में आता है, वासिकल से वो सिस्टर्नी में जाता है और सिस्टर्नी से बाहर बॉडी में इसको सिस फेज, इस जो ट्रांसफेज है उसमें इसको बाहर भेज दिया जाता है। तो पदार्थों का जो मॉडिफिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो गोल्जी बॉडी में किया जाता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेज ट्रांसफरेज एंजाइम, जो ग्लाइकोसाइलेशन की क्रिया यहाँ पर होती है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये होगा कि ग्लूकोज के साथ प्रोटीन का जुड़ना या ग्लूकोज के साथ लिपिड का जुड़ना, या ग्लूकोज के जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ प्रोटीन का जुड़ना या कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड के जुड़ना। जब ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है तो ये काम लेने लायक नहीं होता है, इसका कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन ये होगा कि जब ये वेसिकल से होते हुए जब ये प्रोटीन सिस्टर्नी में प्रवेश करता है तो सिस्टर्नी में इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफिकेशन का मतलब है प्रोटीन के साथ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है या प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोटीन में, जिसमें लिपिड और प्रोटीन जब इसके साथ एडिशन होता है तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, ये कहाँ पर होती है, ये सिस्टर्नी में हो रही है गोल्जी बॉडी के। इसके बाद जो प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये प्रोटीन अब आगे सिक्रेट किया जाता है, सेल से बाहर छोड़ दिया जाता है गोल्जी बॉडी से बाहर कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य से ये आगे दूसरे जो कोशिकांग हैं वो इस प्रोटीन को काम में ले सकते हैं। तो इसको हम सिक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक दोनों मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम जो होगा वो जो प्रोटीन होते हैं वो उसमें लाइसोसोम में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है और उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन जो होती है लाइसोसोम की वो गोल्जी बॉडी द्वारा बनाई जाती है। तो ये लाइसोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण प्रोटीन सॉर्टिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसकी वो प्रोटीन सीधे काम में नहीं ले सकते, इसलिए उसकी सॉर्टिंग का मतलब है कुछ काटना छाटना, कुछ जोड़ना कुछ हटाना। तो इस तरह से कुछ एडिशन किया जाएगा, कुछ सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होने के बाद जो प्रोटीन है उसको यूजफुल बनाया जाता है सेल के लिए। तो यूजफुल प्रोटीन का निर्माण करने के लिए गोल्जी बॉडी को काम में लिया जाता है, जो आगे लाइसोसोम है प्लाज्मा झिल्ली तक इन प्रोटीनों को भेजता है। पॉलीसेकेराइड के संश्लेषण में भी गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में ये थ्रियोनिन और सेरिन अमीनो अम्ल के साथ ग्लूकोज को जोड़ता है। इसको हम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जब कार्बोहाइड्रेट के साथ थ्रियोनिन और सेरिन अमीनो अम्ल आपस में जब जुड़ते हैं तो इसे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। एक्रोसोम जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग को हम एक्रोसोम कहते हैं। इसके निर्माण में भी गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण योग है। फ्रेगमोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप लोगों को सेल डिवीज़न पढ़ाया तो हमने कहा कि पादप कोशिकाओं में सेल डिवीज़न के समय सेल प्लेट का निर्माण होता है। ये जो सेल प्लेट बनती है, इस सेल प्लेट को बनाने में किसका योगदान है, गोल्जी बॉडी की पुट्टिकाएँ जो होती हैं, वासिकल्स जो होती हैं, वो सेल प्लेट का निर्माण करती है और इस सेल प्लेट के माध्यम से सेल जो पेरेंट सेल है वो डिवाइडेड होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। इसके साथ केवल गोल्जी बॉडी ही नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कॉर्टिकल ग्रेनुलस का निर्माण गोल्जी बॉडी में अंडे की जो कॉर्टिकल सेल्स होती है, कणिकाएं होती हैं, उनका निर्माण करती है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, प्रोटीन जो गोल्जी बॉडी है वो प्रोटीन पुट्टिकाओं के माध्यम से, ट्रैफिक का मतलब जैसे यातायात पुलिस है, वो सब जगह ध्यान रखती है कि कहाँ किसको कहाँ जाना है ना, कि कौन राइट साइड जाएगा, कौन लेफ्ट साइड जाएगा, कौन सीधा जाएगा, कौन टर्न लेगा, किस तरह से पुलिस ध्यान रखती है। ट्रैफिक पुलिस जो जिस तरह से सबको जो ऑर्गेनाइज्ड करती है, उसी तरह से गोल्जी बॉडी को ध्यान में रखिए कि गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन है वो टारगेट स्थान तक पहुंचाने, टारगेटेड करने की कौन सा प्रोटीन कहाँ तक जाएगा और कौन सा प्रोटीन कब और कैसे जाना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने का काम गोल्जी बॉडी करती है। इसे प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो है उसको कहा जाता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स
ट्रैफिक इन सेल भी कहते हैं, इसको मिडल मैन ऑफ सेल भी कहेंगे, या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यानी कि पूरी सेल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को कहाँ भेजना है, इसका ध्यान गोल्जी बॉडी द्वारा रखा जाता है। तो गोल्जी बॉडी जो है ये कई तरह के काम करती है, मुख्य रूप से प्रोटीन में सिक्रेशन में, मॉडिफिकेशन में, ट्रांसपोजिशन में और पैकेजिंग में। कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनता है वो प्रोटीन सीधे काम में नहीं लिया जा सकता, तो उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना है और फिर अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, आप ध्यान में रखिएगा। जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि गोल्जी बॉडी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उसके नियर बाई क्षेत्र में विभिन्न कोशिकांग जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि दुर्बल यहाँ अनुपस्थित होते हैं। यानी कि गोल्जी बॉडी के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। उसके चारों तरफ जो खाली स्थान होता है, ये क्षेत्र जो है वो जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखिए और जोन ऑफ एक्सक्लूजन को भी आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।